हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस चैप्टर के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, वो मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेजेस में। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने करा रखे हैं इनके, आपको मिल जाएगी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो देखो कंटिन्यूटी, पहला टॉपिक हमारा क्या है, कंटिन्यूटी है। ठीक, देखिए अगर आपको कंटिन्यूटी के बारे में जानना है, ठीक, तो उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, लिमिट्स के बारे में। ठीक है, कंटिन्यूटी जो लिंक करती है वो किस टॉपिक से रिलेट करती है, लिमिट्स। अगर आपको लिमिट्स के बारे में अच्छे से पता है आप कंटिन्यूटी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, और लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप थोड़ा पढ़ के आए हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिमिट्स का बताना चाहता हूँ, लिमिट्स के बारे में। जैसे कि लिमिट्स क्या होता है कि लिमिट को टेंस कर दिया। सपोज करो इफ़ हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, x+2 है, और मुझे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट x=2 पर। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, लिमिट x→2 फंक्शन x। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x→2, और यहाँ पर फंक्शन क्या था हमारे पास, 2, x+2, ये यहाँ पर रख दिया। और x की जगह पर मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2+2 यानी कि 4। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू इस लिमिट पर कितनी है, 4 है। और ये एक जो मैंने चीज़ लिखी है 4 पता डायरेक्ट, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, x की जगह पर डायरेक्ट रख दिया मैंने, है ना। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ोगे आप, जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं ना, उस पर हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 2 है, वो डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहीं लगे हाथ एक नोट भी लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बात मैंने बोली है आपको, तो वो आपको फ्यूचर में बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, देखो कि एवरी पोलिनोमियल है ना, ये एक एवरी पोलिनोमियल इज़ कंटिन्यूस। जो हर एक पोलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल। हर एक पोलिनोमियल किसी भी पॉइंट पर या किसी भी इंटरवल पर क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, ये नोट आप हमेशा याद रखना। और जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं उन पे हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो ये मैंने लिमिट रखने का दिखाया। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। बात क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करने से पहले हमें जानना पड़ेगा, सपोज करो दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक आता है हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट के बारे में, और एक हमें जानना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये कोई फंक्शन है, यहाँ आपके पास ये कोई फंक्शन है जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, x=a और x=b के बीच में। ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन है जो इन इंटरवल के बीच में लाई करता है। ठीक है, आपने एक रैंडम पॉइंट ले लिया x=c। ठीक है, अब ये x=c जो आपने पॉइंट लिया है, क्या ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए, इस लिमिट के लिए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट लिया है ना मैंने, इसकी नेबरहुड एकदम पास में, थोड़े से दूर पर, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इधर और सेम डिस्टेंस पे लेते हैं, माना कि यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस कितने, h है। तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो होता है c+h, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है c-h, क्योंकि लेफ़्ट साइड में है। अगर ये फंक्शन c+h और c-h पर सेम लिमिट दे देता है, तो आपका ये लिमिट x=c इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। देखो यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं। अगर आप बोलोगे सर
अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चंस भी बनाएं। यहाँ कॉन्सेप्ट सीख लो, सिखाऊंगा मैं, एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के साथ साथ और भी डेवलप होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको फ्यूचर में। अगर हायर मैथमेटिक्स में मैथ्स लेना है तो ये तो बड़ा पड़ा है ये सब, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू सी। देखो सी पे निकाले तो सी के ऊपर लिखते हैं नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं कि एक्स की जगह पे माइनस सी रखना है, इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू सी से छोटी ले रहे हैं हम, सी से छोटी ले रहे हैं हम। और इसको लिखा कैसे जाता है प्रॉपर, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि हमने एच लिया ना अपने से, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन सी माइनस एच, ये रखना होता है और फिर सॉल्व करना होता है फर्दर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट एट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि सी से बड़ी के लिए। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन सी प्लस एच। ठीक है, तो ये ले लिया। अगर ये दोनों, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट इज एग्जिस्ट फॉर दैट फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन मेंशन करेगा फॉर दैट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है, मैं ले लेता हूँ फंक्शन, मैं ले लेता हूँ एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, साइन एक्स ले लेता हूँ। मैंने ले लिया साइन एक्स और मैंने एक्स इक्वल्स टू क्या ले लिया, ज़ीरो। क्या एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम चेक करना है। ठीक है, सो देखो हम पहले क्या निकालने के, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव, है ना। तो क्या होता है, लिमिट फॉर्मूला लगाते हैं, एच टेंस टू ज़ीरो जाता है, फंक्शन ज़ीरो पे काउंट करें तो सी की जगह पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस एच, यानी कि ज़ीरो माइनस एच का मतलब क्या होता है, माइनस के एच। मतलब फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ आपको क्या रखना, माइनस के एच रखना है, साइन माइनस के एच। और आपको पता है साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच। तो एच की जगह पर आप ज़ीरो रखो, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। माइनस का कोई सेंस ही नहीं होता ज़ीरो में, तो ज़ीरो आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को क्या दिया, इसने ज़ीरो दिया। ठीक, अब मैं किसकी बात करूँगा, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ज़ीरो प्लस एच रखूँगा मैं, क्योंकि सी मेरे पास अब ज़ीरो है। प्रॉपर इसी तरीके से किया जाता है। तो ज़ीरो प्लस एच का मतलब एच, तो जहाँ एक्स था वहाँ क्या रखना है, मेरे को एच रखना है, सिंपल। तो एच की जगह पर ज़ीरो रखूँगा, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो देखो एल एच एल आर एच एल के इक्वल आ गया, सॉरी एल एच एल आर एच एल के इक्वल आ गया, यानी कि एक्स टेंस टू ज़ीरो इसका लिमिट है, एग्जिस्टेंस और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में भी हमने जान लिया। अभी मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे नहीं आया हूँ। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ लिमिट्स की, क्योंकि लिमिट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हो गई। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट में लिखाऊंगा लिमिट्स के रिगार्डिंग, जो कि आपको कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्प करेगी। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, कुछ रिजल्ट में लिख रहा हूँ, जैसे कि लिमिट
एक्स टेंस टू अगर 0 और यहाँ पर आपका दे दे कॉस एक्स तो उसकी वैल्यू 1 होती है। नंबर 2, अगर यहाँ पर लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इन सब का प्रूफ भी है, लेकिन आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, बस इसका यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, बड़ी क्लासों में इसका प्रूफ भी है, बीएससी बीटेक में, और बीएससी बीटेक की मैथ्स मैंने पहले ही करा रखी है। ठीक, ये जो रिजल्ट लिखा हूँ इनको आपको लर्न कर लेना है, कहीं पर भी इसका यूज़ हो सकता है कंटिन्यूटी वाले प्रॉब्लम में, है ना। ठीक, और साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, इन सब की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 5 6 थर्ड नंबर पर आपका ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 एक्स, इसकी वैल्यू होती है लॉग ई बेस पे ए। ठीक है, और यहाँ पे जो ए होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, 5 6 सातवें नंबर पर हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये सारे आइडेंटिटी हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, कहीं पर भी किसी का यूज़ हो सकता है। ठीक, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। 8 1 9 9 पे आ जाता है लिमिट, ये भी काफ़ी, इसका भी यूज़ हुआ है काफ़ी। अगर ए है ये, ठीक है, एक्स की पावर एन ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये होता है एन ए की पावर एन माइनस 1। ये सारे हमारे क्या हैं? रिजल्ट हैं इम्पॉर्टेंट, जिसको आपको लिख के याद करना चाहिए। तो ये लिमिट्स के बारे में अभी तक हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। ठीक है, एग्जिस्टेंस लिमिट भी हमने पढ़ लिया, लिमिट के बारे में भी हमने जान लिया। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता तो हम डायरेक्ट लिमिट भी रख सकते हैं, ये भी हमने जान लिया है। ठीक है, तो कुछ अब एक थोड़ा और मैं बता देता हूँ, कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, देखो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है ना, ये बीटेक में पढ़ोगे आप, अगर मैथ बीटेक या बीएससी मैथ्स लेते हो तो ये भी सब पढ़ा रखा है। यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो वो तो फ्यूचर की बात है, वो सब छोड़ दो। इनडिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर 0/0 के फॉर्म में आ जाए, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए, ये सारे फॉर्म क्या होते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। और ये आपको कब मिल सकते हैं? लिमिट वाले क्वेश्चन जब आप करोगे तब आपको मिल सकते हैं। और जब ऐसा होता है ना, जब फंक्शन इस तरीके के आते हैं, तो जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है उन फंक्शन को थोड़ा हमें तोड़ना मोड़ना पड़ता है, मतलब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। क्लास 12th में तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करते हैं, बट एक रूल है इसके लिए, इन केस के लिए एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको। वो वाला हॉस्पिटल नहीं कि चीर फाड़ दिया, सर्जरी कर दी। ठीक है, एल लापटल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है। एल हॉस्पिटल लिखते हैं लेकिन बोलते हैं एल ऑपटल। ठीक है, सो ये तो फ्यूचर की बात है, इसे छोड़ देते हैं। देखो अब तक हम पढ़ रहे थे लिमिट्स के बारे में, है ना, क्योंकि जब तक आप लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, ना जान सकते हो। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी अब आएंगे हम। अब आपके मन में आ रहा होगा सर व्हाट इज़ कंटिन्यूटी, फटाफट बता दो। तो देखो कंटिन्यूटी क्या है, मैं आपको बाय ग्राफ दो चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने एक ग्राफ बनाया फंक्शन का, अगर इसे मैं और बनाऊंगा, ऊपर करूँगा तो ये आगे और सीधा ऊपर जाएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस आगे ही बढ़ रहे हैं, ऊपर यूँ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ बता रहा हूँ, देखते रहना। ये ए नंबर पे था। दूसरे नंबर पे मैं ग्राफ बनाता हूँ ये वाला, ये गया, यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया। ठीक, अब ये कंटिन्यूस है,
बताओ ये कंटिन्यूस है? ये तो कंटिन्यूस है क्योंकि ग्राफ से मैं पहले समझाना चाहता हूँ। ये सीधा जा रहा है एकदम ऊपर, किसी भी पॉइंट पे ये रुका नहीं, कंटिन्यूस लगातार आगे ऊपर बढ़ रहा है। बट ये जो ग्राफ है ऊपर तो जा रहा है लेकिन इस पॉइंट पे आके नीचे आ गया। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूस है। जिन पॉइंट पे कर्व ब्रेक करता है, जिन पॉइंट्स पे कर्व ब्रेक करता है उन पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये फंक्शन इन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस है। किसी भी पॉइंट पे इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, सो समझ में आ रहा है ना? जिन पॉइंट पे वो ब्रेक करता है वो पॉइंट हमारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स होते हैं, और ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं किया है तो ये कंटिन्यूस है। अब आप क्या बोलोगे? कंटिन्यूटी। देखो, अब हम मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस पे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट या एट अ पॉइंट बोल सकते हैं, है ना? मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। सपोज करो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ये कोई फंक्शन ले लिया मैंने, इसके प्रॉपर इंटरवल्स मैंने ले लिया। मैंने x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b के बीच में ये फंक्शन लाई कर रहा है। ये मेरा फंक्शन x कुछ भी है, ये है रैंडम, मैंने ऐसे बोल दिया। इसके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल्स टू, क्या ले लेता हूँ? c लेता हूँ। वहाँ पर भी c लेता हूँ, यहाँ पर भी c लेते हैं। अब x इक्वल्स टू c पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है वो हमें चेक करना है मैथमेटिकली। तो कैसे बात करेंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे वो देखते हैं। सो मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा ग्राफ में बड़ा करके दिखाता हूँ। ये मैंने ले लिया x इक्वल्स टू, ये हमारा c है। इसके दो नेबरहुड पॉइंट लिए हैं, हालांकि यहाँ बड़ा दूर दूर लग रहे हैं। एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स होते हैं ना वो c के बहुत ही नज़दीक होते हैं। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है, इनके बीच की डिफरेंस कितनी होती है? h। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? c प्लस h, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? c माइनस के h। तो देखो, अब ध्यान से देखना, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उसको पता है क्या सेटिस्फाइड करना होता है? यहाँ पे लिखेंगे आप, इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, ये पॉइंट हमारे क्या c है, देन वी हैव, तो हमारे पास क्या है? देन वी हैव, हमारे पास क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इक्वल्स टू c नेगेटिव, है ना, अभी भी निकालना सिखाया था। जो राइट हैंड लिमिट है एट x इक्वल्स टू c पॉजिटिव, ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। साथ में लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x, ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। LHL, RHL, और वो फंक्शन पे, जो फंक्शन आपको गिवन होगा उस पे डायरेक्ट c रखने में ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी आपका फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन पे उसकी डायरेक्ट रखने पर तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी जाके वो फंक्शन आपस में उस पॉइंट पे कंटिन्यूस बोला जाएगा। देखो, अब यहाँ तक तो आपके 12th लेवल तक आता है ये कॉन्सेप्ट। फ्यूचर में आप क्या पढ़ोगे? बीटेक लोगे, बीएससी लोगे, फ्यूचर में आप क्या पढ़ोगे? अगर कभी सपोज करो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ गया बट इसकी इक्वल नहीं आएगा, तो उसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसको क्या बोला जाता है? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसके बारे में डिटेल में आप फ्यूचर में पढ़ोगे। अगर आप बीटेक बीएससी लेते हो तो वो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, बीएससी बीटेक एमएससी की मैथमेटिक्स। ठीक है, वो क्योंकि मैं पहले उनको ही पढ़ाता था और बाद में जाके मैंने छोटी क्लासों में शिफ्ट किया, तो ये सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा।
तो फिलहाल तो हमें 12th लेवल तक ही रहना है, इसको रहने देते हैं आगे के लिए, है ना। तो कंटिन्यूटी तक हमने बात सीख ली है, ओके। और अभी मैंने आपको एक नोट बताया था कि हर एक पॉलिनोमियल, हाँ, हर एक पॉलिनोमियल और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल होते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट नोट लिखाऊंगा। नोट तब लिखाऊंगा जब मैं बात कर लूँगा डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करके फिर बताऊंगा। अच्छा, कंटिन्यूटी की मैंने बात कर दी तो इसका ज़रूरी बनता है कि हम एक एग्जाम्पल पे डिस्कस करें, है ना। हम एक एग्जाम्पल पे इसका डिस्कस करते हैं। चलो मैंने एक फ़ंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। एक फ़ंक्शन में ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। चलो एक सिंपल फंक्शन ले लेता हूँ मैं पॉलिनोमियल का, x² + 1, और इसको मैं चेक करना है हमारे पास एट x = 1 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x → 1 नेगेटिव। प्रॉपर लिखने का तरीका, लिमिट h → 0, फंक्शन किस पे काउंट कर रहे हैं, 1 पे, 1 - h, मतलब जहाँ जहाँ x से मुझे को क्या रखना है, 1 - h रखना है। तो x के प्लेस पे क्या रखना है, 1 - h का, और ये प्लस में 1। जहाँ x था वहाँ पर बस 1 - h रख दो। सॉल्व करो, a² b² 2ab, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 1 क्या आ गया, 2, लिमिट h → 0, और यहाँ से क्या है, h² - 2h, तो h की जगह पे 0 रख दोगे अब, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2। ये LHL आया। अब क्या निकालोगे आप, RHL। कभी कभी क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि भाई ये तो कंटिन्यूस है, भाई ये तो डिसकंटिन्यूस है, देखते ही पता लग जाता है। लेकिन पता लगने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा हमें, क्योंकि हमें आंसर पता होता है और आप फिर उसको सॉल्व करके ला के दिखाऊँ तो थोड़ा सा बोरियत फील होती है। लेकिन वो आपको एग्ज़ाम में फील नहीं करना है, वो आपको करके दिखाना है। स्टेप्स को मिस नहीं करना है, पहली बात तो ये है। हर एक स्टेप को आपको मेंशन करते हुए चलना है। अब की बार 1 + h लिखेंगे, तो अब x की जगह पे क्या रखना है, 1 + h, ठीक। जहाँ x था वहाँ पर 1 + h रख दिया। यहाँ से हो जाएगा a² b² 2ab, तो h की जगह पे 0 रख देंगे, ये तो 0, और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो LHL RHL इक्वल आ गए। अब आपको क्या निकालना है, फंक्शन ना, x → 2, फंक्शन x, 2 नहीं था, 1 था। फंक्शन x क्या था हमारे पास, x² + 1, x की जगह पे 1 रखो, 1 का इसका, तो ये भी कितना आ गया, 2। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, सिंस LHL = RHL = ठीक है, तीनों चीज़ आपस में इक्वल हैं, हैंस इट इज कंटिन्यूस एट x = 1, यानी कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x = 1 पर, ठीक है। तो आराम से हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें हैंडल करना होता है। तो कंटिन्यूटी की बात भी हमने सीख ली। देखो, एक क्वेश्चन आपका आता है इसमें, चाहे कंटिन्यूटी वाले पोर्शन पे आ जाए, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी पोर्शन पे आ जाए, एक चीज़ आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हालांकि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ बताऊंगा और बस एक ट्रिक दूंगा, एक मस्त सा कॉन्सेप्ट दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। क्योंकि मैंने एक चैनल देखा जो इसके बहुत अभी फ़िलहाल के टाइम में, आई थिंक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 4.5 लाख के सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने भी, वो 12th की वीडियो पढ़ाते हैं, उनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, होता है, हम चीज़ें सीखते हैं टाइम के साथ, बट वो अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए।
आई होप आगे चल के वो सीख जाएंगे। ठीक, तो वो अपने वीडियो में जब ये क्वेश्चन करा रहे तो वो ये क्वेश्चन नहीं बता पाए और उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने ये बोला कि वो क्वेश्चन बहुत ही बेकार है, घटिया है। ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के जितनी भी प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जितनी भी प्रॉब्लम है सारे वेल डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट होता है। एनसीईआरटी सिर्फ बुक ही नहीं है, वो रिसर्च करके बनाई गई सिंपल तरीके से, ताकि बच्चा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, अच्छे से आसानी से चीज़ों को सीख पाए। एनसीईआरटी हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, सो एनसीईआरटी इज़ अ वेरी गुड बुक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दूँ, हालांकि इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है आज से 3 साल पहले, तो उसके लिंक्स में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देख सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर मैं जो मोटा मोटा बताऊँगा कि जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर 1.2 लिखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल ये वाला होता है। जब भी ये बड़ा बिग ब्रैकेट आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। हमेशा लेफ़्ट की ओर जाना है परफेक्ट इंटीजर पर। ठीक है, परफेक्ट पे जाना होता है। और सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.00001, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.20012, तो क्या होगा? 2 होगा। और अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो यहाँ तो परफेक्ट ऑलरेडी है, तो 2 का 2 होगा। ये मैं जनरल से बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत है काम के लिए चीज़। और क्वेश्चन भी मैं करा रखूँगा। देखो, ऑलवेज एक ग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू, अगर 1 पे आपको बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू 1 है। एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, एक्स यहाँ 1 है तो यहाँ पर सपोज़ करो एक्स इक्वल्स टू क्या 2 है, और इधर 1 से कम करो 1, तो यहाँ क्या है? एक्स इक्वल्स टू 0 है। नेबरहुड में पॉइंट लेते हैं, ये 1 प्लस एच है, ये 1 माइनस एच है। सपोज़ करो अगर 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आ जाएगा ना ऐसे, तो ऑलवेज उसका लेफ़्ट वाला लिया जाएगा। तो 1 प्लस एच का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 1। अगर 1 माइनस एच है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? उसके लेफ़्ट वाला 0। ठीक है, क्वेश्चन किया है मैंने 5.2 एक्सरसाइज में, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे, कितने बढ़िया तरीके से मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो वहाँ आपको जानने को और मिल जाएगा इसके बारे में। तो ये चीज़ भी हो गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम क्या बात करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली एक प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है? एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले आपको किसके बारे में जानना ज़रूरी है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक। तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रोसेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि समय के साथ, टाइम के साथ जो फंक्शन में चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम मेज़र करते हैं। किससे? डिफरेंशिएशन से। डिफर है ना, डिफरेंस। टाइम के साथ साथ फंक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। 5.1 जब मैं करा रहा हूँगा तो उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में वही डेरिवेटिव करते हैं हम, जैसे कि d/dx। इस x का मतलब क्या होता है कि इस x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सपोज़ करो, देखो हमारे पास एक फंक्शन है, ये x लिखा है मैंने। fx क्यों लिखते हैं? मैंने यहाँ x ये लिखा है, fx लिखा है, x² + 3 लिख दिया मैंने। तो ये जो x है ना मेरा, क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तभी तो fx लिखा है, यानी कि फंक्शन x के फॉर्म में वेरी कर रहा है। और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना,
वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होगा। फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव को एक्चुअली शॉर्ट में एक बार करोगे तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, यानी कि डी ओवर डी एक्स, है ना। क्लास 11th में ही आपने सीख रखा है। इधर अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 सामने आ जाता है, एक्स की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओनली 2x। तो जो डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ही होता है परफेक्ट वे में। ये नहीं कि अगर फंक्शन x का है तो हम किसी और वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तब हमें लगाना पड़ता है चेन रूल, ठीक है। सपोज करो इसी फंक्शन का मेरे को डी ओवर डी एक्स नहीं डी टी करना होता, डी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि x मेरा तब डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता और t मेरा इंडिपेंडेंट इस केस में, तो 2x डी एक्स ओवर डी टी होता, कांस्टेंट का तो 0 ही होना है, ठीक है। ये चीज़ आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीखोगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आप परफेक्ट बनोगे। इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में आप परफेक्ट हो जाओगे ये तो ज़रूरी नहीं है। आप 5.2 देखोगे, 5.3 देखोगे, धीरे धीरे जब आप बढ़ोगे ना आगे, तो मैंने इस तरीके से आपको पढ़ा रखा है कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट भी आप आसानी के साथ सीखते रहोगे। तो ये चीज़ हो गई डिफरेंशिएबिलिटी। देखो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में भरे पड़े हैं। डी ओवर डी एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, है ना। इस तरीके के फॉर्मूले भरे पड़े हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको लर्न करो। देखो जब आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, सो डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन, और बाकी फ्री के नंबर मिलते हैं। मैं तो इसे फ्री के नंबर बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली कैलकुलेशन प्लस फार्मूला, दैट्स इट, ठीक है। कैलकुलस है ये आपका, इसीलिए ये फ्री के हैं नंबर। तो बस आपको फार्मूला याद करना है, मेन चीज़ क्या है, सारे फार्मूले याद कर लो, ठीक है। तो बात सिंप्लीफिकेशन आराम से हो जाती है। अब डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, जैसे कंटिन्यूटी एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के हम डिस्कस करेंगे। एट एक्स इक्वल्स टू सी, सी पे अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव। अगर इक्वल होते हैं तब वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और आर एच डी का फार्मूला कैसे लिखा जाता है, सपोज किस पे काउंट कर रहे हैं, सी पे ना, तो फार्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन सी प्लस एच माइनस फंक्शन सी अपॉन एच, या एच टेंड्स टू 0, सॉरी, ठीक है। और एल एच डी का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन सी माइनस एच माइनस फंक्शन सी अपॉन माइनस की एच। जब ये दोनों कैलकुलेशन करने पे इक्वल आ जाएंगे तब वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पर, ठीक है, सी पे के लिए। ये हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ कि डेरिवेटिव है या नहीं, उसके लिए जो एक रूल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लास 11 पे आपने सीख रखा होगा। एक्चुअली ये जो हमने लिखा है ना, ये वाला पार्ट, ओनली दिस पार्ट, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करता है, इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई फाइनाइट वैल्यू दे,
ठीक है, फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 5, 10, करोड़, जिसको भी जो भी काउंटेबल वैल्यू होती है उससे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएबल चेंज करने का जो रूल होता है वो क्लास 11th में ही पढ़ा रखा है मैंने, सीखा भी होगा आपने, कि अगर ये जो चीज़ है सिर्फ ये वाला एग्जिस्ट कर जाता है, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू देता है, तब तो वो डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है। अगर वो इनफाइनाइट देता है, इनफाइनाइट में माइनस भी प्लस के भी आ सकता है, माइनस के भी आ सकता है, तब वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पर अगर आर एच डी एल एच डी के इक्वल नहीं होता तब भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर। ये चीज़ें होती हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पर, इम्पोर्टेंट्स नोट्स पे आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जैसे कि, और एक चीज़ देखो, इस टॉपिक पर डिफरेंशिएबिलिटी पे आपको दो चीज़ें और मिलेंगी। एक तो मिलेगा रोलेस थ्योरम प्लस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इन दोनों थ्योरम को मैंने बहुत ही आसानी तरीके से सिंपल वे में समझाते हुए जो एक्सरसाइज 5.8 है ना वो कराया है। आप लोगों को बहुत प्यार मिला है उसमें, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको उस वीडियो को देखने के बाद रोलेस थ्योरम का और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर दोगे, ये मेरा फुल दावा है। ठीक है, तो ज़रूर देखना। इसी वजह से मैं इस चीज़ को अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5.8 में बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर अगर आप सर्च भी करते हो तो भी आपको मिल जाएगा। क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5.8 बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो जो इम्पोर्टेंट नोट है, जो कंक्लूजन निकल के आता है जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, उसका एक अगर छोटा सा नोट्स मैं बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। पहला नोट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो उसी पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। if any function, if a function is differentiable at a point, it is continuous at that point as well। ठीक है, तभी मैंने बोला इस सिंबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस भी होता है। पहले डिफरेंशिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूस भी होगा उसी पॉइंट पे। सेकेंडली, इफ़ अ फंक्शन इज, इसका उल्टा बना रहा हूँ, इफ़ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इट मे और मे नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी continuous at that point। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पर तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूस भी नहीं है उस पॉइंट पर। हो भी सकता है कंटिन्यूस, नहीं भी हो सकता है कंटिन्यूस। ठीक, इस सेकंड नोट को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब एक्सरसाइज में करोगे ऐसे। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर कोई फंक्शन, इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक, एट अ पॉइंट, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी होगा उसी पॉइंट पर? बताओ, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, it may or may not be differentiable at
दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, ये बहुत काम के पॉइंट हैं, इनको हमेशा फ्यूचर में याद रखना। इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूस नहीं है, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है मतलब कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर क्या होगा, इट इज़ नॉट, तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इट इज़ नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके जो सारे एक्सरसाइज हैं वो आसान हो जाएंगे। सब करा रखे, लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।